ये क्या है मेरे हाथ में? कोशिका है। अच्छा बताइए, ये जो कोशिका है क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कोशिका कौन सी प्लांट सेल है और कौन सी एनिमल सेल है? कौन सी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलो आप बताइए, तो आप बताइए, इसमें से खड़े हो जाइए, इसमें बताइए कि कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है? चौड़ा वाला प्लांट सेल है और गोलाकार वाला एनिमल सेल। हाँ, यानी चौकोर जो है वो प्लांट सेल है और गोलाकार जो है वो क्या है? एनिमल सेल है। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो अब ये प्लांट सेल और एनिमल सेल है, आपको मालूम है कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? किसी भी सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, वेरी गुड, ये तो मालूम है आपको। और केंद्रक में क्या क्या चीज़ होती है ये पता है? क्या क्या? केंद्रिका। अच्छा, वेरी गुड। और क्या होता है? डीएनए। वेरी गुड। तो डीएनए पाया जाता है। और अब डीएनए तो आज हमें पढ़ना भी है, लेकिन डीएनए पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो डीएनए होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर एक द्रव पाया जाता है, ठीक है, यानी एक फ्लूइड पाया जाता है ना, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब इसी न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। वो दो प्रकार होते हैं डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं आपके दो प्रकार के, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा? बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, यानी आप सबों को मालूम है कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक बार बताइए एक साथ, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड। और आरएनए का फुल फॉर्म? राइबोन्यूक्लिक एसिड। गुड, बैठ जाइए। अब न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार आपने पढ़े, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी आकृति कैसी होती है, डीएनए की आकृति कैसी होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक मॉडल लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जो मॉडल है ये आपको धागे की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब धागे की तरह दिख रहा है और उसमें भी कितने धागे दिख रहे हैं देख के बताइए? दो धागे, और दोनों धागे आपस में कुंडलित हैं, है ना, आपस में गुथे हुए हैं। जैसे कि हमने रस्सियों को देखा होगा, रस्सी भी आपस में क्या होता है? गुथा हुआ होता है ना। आप फैन बंद कर देंगे थोड़ा, पीछे वाला, पीछे से ही स्विच ऑफ कीजिए तो फैन को। रहा था कि जो डीएनए होता है वह दो धागे का बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानने से पहले हम जानते हैं, थोड़ी आवाज़ आ रही है, बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही होगी, है ना। तो मैंने क्या बताया कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अब हम जानेंगे कि वह किन चीज़ों से बनी होती है। तो वो बनी होती है तीन चीज़ों से। डीएनए की डबल हेलिकल कितने चीज़ों से बनी होती है? तीन चीज़ों से। वो तीन चीज़ें हैं सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। ये तीन चीज़ें कौन कौन सी है? सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से ये कहाँ अवस्थित होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो सुगर के बारे में हमने क्या जाना है कि सुगर कार्बन का बना होता है, और जो सुगर यहाँ डीएनए और आरएनए में यूज़ होता है उस सुगर को हम कहते हैं पेंटोस सुगर। क्या कहते हैं? पेंटोस सुगर। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 5 कार्बन का बना होता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है पेंटोस सुगर कितने कार्बन का बना है?
5 कार्बन का, है ना। अब ये 5 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखो कि अगर इस 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में इसके 2 नंबर कार्बन पर अगर आपके OH ग्रुप रहेंगे तब तो यह राइबोज बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर कार्बन पर क्या है, OH लगा हुआ है। यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। अगर 2 नंबर कार्बन पर OH है तो इसे कहेंगे राइबोज शुगर। लेकिन अगर इसके ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए या यह लूज कर दे किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये रिलीज कर देता है, तो ऐसे में यहाँ पर H बच जाता है ना। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो शुगर 2 तरह के हो गए, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर का प्रयोग करके हम कोई जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, कोई न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, तो उसका नाम क्या रखेंगे, DNA। वेरी गुड, क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो इसलिए वैसे न्यूक्लिक एसिड का नाम होगा DNA। अगर वहीं पर आप शुगर के रूप में राइबोज शुगर यूज करेंगे तब उस न्यूक्लिक एसिड का नाम क्या होगा, RNA। वेरी गुड। तो शुगर के बारे में अब हमने समझा। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। ये होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन। अब प्यूरिन के भी 2 एग्जाम्पल हैं और पायरिमिडीन के भी 2 एग्जाम्पल हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी, तो रिवाइज करने के दौरान आपको सारे एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे, है ना। तो प्यूरिन के जो 2 एग्जाम्पल हैं वो हैं एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन को हम कैपिटल A से दिखाते हैं और गुआनिन को हम कैपिटल G से दिखाते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्यूरिन में A और G यानी एडेनिन और गुआनिन रहेगा। और पायरिमिडीन के भी 2 एग्जाम्पल हैं, वो हैं साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन को कैपिटल C से दिखाएंगे और थाइमिन को कैपिटल T से दिखाएंगे। लेकिन एक आपको ध्यान रखनी है एक बात कि अगर DNA रहेगा तो वहाँ पर थाइमिन पाया जाएगा, लेकिन वहीं हम अगर RNA के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाएगा, यूरासिल। वेरी गुड, यूरासिल पाया जाता है वहाँ पर थाइमिन की जगह पर। ठीक है, तो जैसे आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल को स्ट्रक्चर देखते ही बता दिया कि जो चौकोर वाला है उसमें कोशिका भित्ति वाला है वो संरचना, तो वो प्लांट सेल है, और जो गोलाकार है वो क्या है, एनिमल सेल है। ठीक उसी तरह आप अगर यूरासिल के प्रेजेंस को देखोगे तो यूरासिल को देखते ही आप समझ सकते हो कि कौन सा DNA है और कौन सा RNA है। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजनस बेस भी समझा। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, वह DNA के 2 धागों के बीच पाया जाता है। यहाँ पर जो बीच वाली रचना है, यानी अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजनस बेस कहाँ अवस्थित होंगे, तो दोनों धागे के बीच में अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, है ना। तो भीतर की तरफ नाइट्रोजनस बेस रहता है, जो इनके बीच में जो सहसंयोजी बंधन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो जुड़े रहते हैं, है ना। तो अब उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये दोनों धागे क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है उनकी बॉन्डिंग के बारे में कि एडेनिन जब थाइमिन से जुड़ेगा, हमेशा प्यूरिन से एक एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल हम पैरामिडीन से लेंगे। जैसे यहाँ पर प्यूरिन का एग्जाम्पल एडेनिन आया है तो यहाँ पर पैरामिडीन का एग्जाम्पल थाइमिन आया है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ। और एट वर्ड आपको याद रखना है, AT एट। ठीक है, तो इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो दूसरा वाला तो CG ही बचता है। तो अगर DNA में हम जानेंगे कि कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो बच्चों DNA में एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़े रहते हैं। कितने बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से, T फॉर 2, है ना। तो A और T के बीच में T फॉर 2 बॉन्ड्स पाए जाएंगे। ठीक है, वहीं पर साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाएंगे, 3 बॉन्ड्स। तो आप बता सकते हैं क्या कि इन दोनों में से किसका रिलेशन ज्यादा